तो हमारा तीसरा टॉपिक था कौन सा? कूलॉम ऊर्जा। तो कूलॉम के बारे में लिखिए आप थोड़ा सा पहले। नाभिकीय संरचना के अनुसार, इसमें आगे लिखिए, नाभिकीय संरचना के अनुसार नाभिक में न्यूक्लियॉन उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियॉन उपस्थित होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति का होता है, जबकि प्रोटॉन, लिखिए आगे, जबकि प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है। जबकि प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है। और हम जानते हैं कि आवेशित कणों के मध्य कूलॉम बल कार्य करता है। आवेशित कणों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? कूलॉम बल कार्य करता है। आगे लिखिए इसी में, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य कूलॉम प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि प्रोटॉन भी पॉजिटिव और ये वाला प्रोटॉन भी पॉजिटिव, तो सेम चार्ज की वजह से इनके मध्य कौन सा बल कार्य करता है? कूलॉम प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन प्रोटॉन के मध्य कूलॉम प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसके आगे स्टार्ट कीजिए। इस कूलॉम बल के कारण प्रोटॉन के मध्य दूरी बढ़ जाती है, उत्पन्न हो जाती है। लेकिन नाभिकीय बल, आगे लिखिए, लेकिन नाभिकीय बल परबल प्रकृति का होता है। इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य बंध का निर्माण हो जाता है। परबल बंध का निर्माण हो जाता है। तो लिखिए, प्रोटॉन के मध्य परबल बंध का निर्माण हो जाता है। किसकी वजह से? नाभिकीय बल की वजह से, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, क्योंकि ये कूलॉम बल की कंपैरिजन में क्या होता है? परबल होता है। अब एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, कूलॉम बल के द्वारा परबल बल के विरुद्ध, यानी कि नाभिकीय बल, परबल विरुद्ध के बल किया गया कार्य कूलॉम ऊर्जा के रूप में, कूलॉम बल द्वारा परबल बल के, दोबारा से देखिए आप, कूलॉम बल के द्वारा, लिखिए, कूलॉम बल के द्वारा परबल बल के विरुद्ध किया गया कार्य कूलॉम ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब देखिए वो क्या है, संचित हो जाता है। देखिए अब क्या होती है कूलॉम ऊर्जा? EC प्रोपोर्शनल Q²/R। इसके क्या होता है? वो प्रोपोर्शनल होता है। अब Q क्या है वो देख लीजिए एक बार, EC प्रोपोर्शनल K। आवेश दो कौन कौन से? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जैसे मान लिया पहला वाला आवेश अपना ZE है और दूसरा Z-E, और R का मान डायरेक्ट रख देते हैं इस बार, R0 A⁴ यहाँ डाल के लिख लियो आप लोग। इसके आगे लिखिए, अब यहाँ तक लिख लिया। प्रोपोर्शनल का साइन हटा दीजिए, EC बराबर -AC/Z A⁴ इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए यहाँ पे, और 4 देने के बाद में लिखिए, जहाँ AC कूलॉम नियतांक है। अब चौथा टॉपिक लिखिए हमारा प्रतिसम्मित ऊर्जा।
कौन सी ऊर्जा? प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित ऊर्जा यानी कि क्या थी? ई ए, एंटी सिमेट्रिक। लिखिए इसमें, हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉन संख्या कहते हैं। लिखिए इसमें, हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉन संख्या कहते हैं, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या a - z, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या a - z, ये न्यूट्रॉन की संख्या होती है। अब इसके आगे यहीं तक कंप्लीट हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? a - z। अब इसके आगे नेक्स्ट एरो डाल के लिखिए, सेगर के अनुसार नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या। सेगर के अनुसार नाभिक के स्थायित्व को, लिखिए, सेगर के अनुसार नाभिक के स्थायित्व को न्यूक्लियन कणों की संख्या से समझाया जा सकता है। न्यूक्लियन कणों की संख्या से समझाया जा सकता है। यह संख्या के आधार पर समझाया जा सकता है। ठीक है, कैसा भी लिख लीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सेगर चार्ट, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेगर चार्ट क्या होता है। जैसे फिर भी बता देता हूँ दोबारा एक बार। ये ओ बी लाइन थी अपनी और n/z = 1। तो सेगर ने क्या कहा था कि वे नाभिक अधिक स्थायी होते हैं या फिर स्थायी होते हैं। वे नाभिक अधिक स्थायी नहीं, स्थायी होते हैं जिनके n/z का मान अप्रोक्सीमेट 1 हो। अब एक से कम वाले और एक से ज़्यादा वाले कैसे होंगे नाभिक? अस्थायी होंगे। तो देखते हैं, इस तरफ n न्यूट्रॉन और इस तरफ z प्रोटॉन। तो जैसे हम लोग इस तरफ आते हैं तो इस तरफ z का मान बढ़ेगा, यानी कि ये, और जैसे ही z का मान बढ़ेगा न्यूट्रॉन का मान कम हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये मान कैसा आएगा? <1। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? नाभिक अस्थायी हो जाएगा और विघटित होकर स्थायी प्राप्त करने के लिए OB लाइन के ऊपर आने की कोशिश करेगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। हम लोग यहाँ चलते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे न्यूट्रॉन का मान बढ़ता जाएगा और प्रोटॉन कम होता जाएगा, और जैसे ही ये बढ़ेगा ये क्या हो जाएगा? <1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में भी क्या होगा कि नाभिक अस्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। और OB अस्थायी होने के बाद में क्या होगा? वो विघटित हो जाएगा। विघटित होकर OB लाइन पे आने की कोशिश करेगा और स्थायी होने की कोशिश करेगा। तो ये था सेगर चार्ट। तो हमने वही लिखा कि नाभिक के स्थायित्व को न्यूक्लियन कण कौन से? ये भी यही थे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के आधार पर क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखिए, जैसे जैसे नाभिक में, लिखिए वही लिखना है जो भी हमने यहाँ पे देखा था। जैसे जैसे नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है, ब्रैकेट में लिखना ना, जैसे जैसे नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है, ब्रैकेट में लिखना, प्रोटॉन के सापेक्ष, वैसे वैसे नाभिकों का स्थायित्व घटता जाता है। आगे लिखिए, अर्थात नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में विचलन के कारण नाभिक के स्थायित्व में कमी आती है। लिखिए, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या में विचलन के कारण नाभिक के स्थायित्व में कमी आती है। इस प्रभाव को प्रतिसम्मित प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को प्रतिसम्मित प्रभाव कहते हैं।
यहाँ तक लिख लिया। अब आगे लिखिए, इस प्रभाव से उत्पन्न ऊर्जा, इस प्रभाव से उत्पन्न ऊर्जा प्रतिसम्मित ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा प्रतिसम्मित ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा n माइनस जेड के समानुपाती होती है। वह द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अपनी द्रव्यमान संख्या a के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लिखिए, अर्थात लिखिए आगे। अब आप लोग लिखने से पहले बता दूं कि इसने क्या कहा। इसने कहा कि नाभिक का स्थायित्व तो कैसे बता सकते हैं? न्यूक्लियन कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या से बता सकते हैं। वो तो क्या कहा इसने कि जैसे जैसे न्यूट्रॉन बढ़ते जाते हैं किसके सापेक्ष? प्रोटॉन के सापेक्ष, तो क्या होता है? नाभिक के स्थायित्व में कमी आती रहती है। तो नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या में विचलन, मतलब चेंजेस, इनकी संख्या में क्या हो रहा है? चेंज। नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में विचलन के कारण नाभिक का स्थायित्व कैसे हो जाता है? अस्थायी होता जाता है, या स्थायित्व में कमी आ जाती है। और फिर जो लिखा, अर्थात लिखिए E A प्रोपोर्शनल किसके बराबर था? वो a माइनस जेड के समानुपाती और द्रव्यमान संख्या a के व्युत्क्रमानुपाती। लिखिए आगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दीजिए। A इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए 5 और लिख लीजिए जहां A असम्मित प्रतिसम्मित ऊर्जा नियतांक। है। उतारिए यहां तक। अब जो अपनी लास्ट बची है वो लिखिए, कपलिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। नंबर 5 EP युग्मन ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा तो इसमें थोड़ा लिखते हैं, फिर जो इसका समझने का है वो समझते हैं। हम जानते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, हम जानते हैं कि नाभिक में न्यूक्लियन कण उपस्थित होते हैं। लिखिए, हम जानते हैं कि नाभिक में न्यूक्लियन कण उपस्थित होते हैं। यदि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सम हो तो नाभिक स्थायी होता है। यदि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सम हो तो नाभिक स्थायी होते हैं। नाभिक स्थायी होगा यदि n सम, लिखिए, यदि n सम व z विषम अथवा n विषम व z सम हो तो नाभिक कैसा होगा? तो नाभिक मध्यवर्ती स्थायी होगा। तो नाभिक मध्यवर्ती स्थायी होगा। लिखिए, तो नाभिक मध्यवर्ती स्थायी होगा। नाभिक के इस प्रभाव को युग्मन प्रभाव कहते हैं। तो नाभिक के इस प्रभाव को कौन सा प्रभाव कहते हैं? लिखिए आगे, नाभिक के इस प्रभाव को युग्मन प्रभाव कहते हैं, जो कि द्रव्यमान संख्या, नाभिक के इस प्रभाव को युग्मन प्रभाव कहते हैं जो कि द्रव्यमान संख्या 1/3/4 के समानुपाती होता है। समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है?
A⁴ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। हम जानते हैं कि नाभिक में न्यूक्लियन कण उपस्थित होते हैं। यदि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कणों की संख्या सम हो तो नाभिक स्थायी होगा। और यदि जैसे न्यूट्रॉन सम अथवा जेड विषम अथवा न्यूट्रॉन विषम व जेड सम हो तो नाभिक मध्यवर्ती स्थायी होगा। इस प्रभाव को युग्मन प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को कौन सा प्रभाव कहते हैं? युग्मन प्रभाव कहते हैं। इसमें युग्मन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या के 3/4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 6। सॉरी, इसको मत डालिए, एक बार इसको प्रोपोर्शनल हटा लेते हैं। AP = EP माइनस बाहर ले लेते हैं यहाँ पे 1/A 3/4। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 6 और आगे लिखिए जहाँ AP युग्मन ऊर्जा नियतांक है। जहाँ AP युग्मन ऊर्जा नियतांक है। अब एक AP की कुछ वैल्यू आती है, वो देख लीजिए। AP 0। AP का मान 0 कब होगा? जब n सम व जेड विषम और विषम व जेड सम हो तो AP का मान कैसा होगा? 0 होगा। और AP का मान पॉजिटिव कब होगा? जब न्यूट्रॉन सम हो, प्रोटॉन भी सम हो, या न्यूट्रॉन भी विषम हो वह प्रोटॉन भी विषम हो। दिख रहा है क्या लोग? एक बार न्यूट्रॉन भी सम हो और प्रोटॉन भी सम हो। जब AB का मान क्या होगा? AP का मान पॉजिटिव। और दूसरी कंडीशन कौन सी है? न्यूट्रॉन भी विषम हो और प्रोटॉन भी विषम हो, तब भी AP का मान क्या होगा? पॉजिटिव। तो आगे लिखिए। अब तो इन सब के बारे में अलग अलग पढ़ लिया हम लोगों ने। तो लिखिए अब अपनी EB क्या थी? EV प्लस सरफेस एनर्जी प्लस कूलॉम एनर्जी प्लस एंटी सिमेट्रिक एनर्जी प्लस पेयरिंग एनर्जी युग्मन। अब इक्वेशन लिखिए। अब यहाँ से इसको डाल दीजिए समीकरण 7। लिखिए आप लिखिए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, 2, 3, 4, 5, 6 और समीकरण 6 तक से मान 7 में पुट करने पे तो मान रखिए इन सब का क्या था मान? मान रखिए EB = AVA माइनस AS A⁴ माइनस AC क्या था? Z -1 और नीचे कितना था? A⁴ 1/3
3, लिखिए माइनस ए, तो क्या था a माइनस जेड का स्क्वायर, ए की पावर में कितना था, ए ही था नॉर्मल, और आखिरी जो हमें बची थी ए पी माइनस ए की पावर 3/4। इसे डालिए क्वेश्चन नंबर 8। अब लिखिए नीचे, अर्थात नाभिक का द्रव्यमान सूत्र, अर्थात नाभिक का, अभी द्रव्यमान लिख लीजिए, नाभिक का द्रव्यमान ऊपर का लिखिए आप, ताकि मैं मिटा दूँ, फिर ऊपर लिखें अर्थात नाभिक का द्रव्यमान सूत्र। लिखिए m बराबर जेड एम एच, इसलिए ताकि H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन के लिए, A माइनस जेड एम एन माइनस ई बी। यहाँ तक उतार लीजिए, इक्वेशन नंबर 9। अब लिखिए समीकरण 8 से मान समीकरण 9 में रखने पर, अब ये मान उठा के रखिए, मान 8 से मान इसमें रखिए, तो रखेंगे तो क्या आएगा, चलो मिटा देता हूँ मैं, उतार लिया होगा आप लोगों ने, रखते हैं क्या आता है। ये काम तो आप लोग भी कर सकते हो, पीछे से देख देख के रख सकते हो। रखिए m जेड एम एच प्लस a माइनस जेड एम एन, माइनस रखेंगे तो क्या होगा, माइनस ए वी ए प्लस एस किसके बराबर था, ए की पावर 2/3, ए की पावर 2/3 प्लस ए सी किसके बराबर था, जेड माइनस कितना था 1, जेड माइनस 1, ए की पावर 1/3, कितनी 1/3 और ए एंटी सिमेट्रिक ए माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन ए। और पांचवी कौन सी बची अपनी, युग्मन ऊर्जा प्लस ए पी की पावर ए 3/4, इक्वेशन नंबर 10 उतारिए यहाँ तक, और फिर नीचे लिख लीजिए यह सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र क्या कहलाता है, ये सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, उतार लीजिए। रुक जाए एक मिनट। तो आपकी एक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़े हम लोगों ने। फर्स्ट न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, तीसरा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इन दोनों में से आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछता है, इन दोनों चैप्टर में से मिला के। तो
राजस्थान यूनिवर्सिटी RU के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए गए हैं। अगर फिर भी अगर कुछ बच गया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ बच गया होगा तो मैं अगली जो क्लास होगी उसमें करवा दूंगा। अब जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग अगली क्लास में, रेडियो एक्टिविटी। तो आप लोग एक बार बुक हो गया आपके पास में तो एक बार पढ़ लीजिएगा। 132 पेज नंबर से स्टार्ट हो तो एक बार देख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।